आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 10.1 में कुल 2 प्रश्न है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। तो दोनों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है वृत्त पर, यानी कि वृत्त का परिचय और उससे संबंधित जितने भी पद हैं सभी को डिटेल में समझाया मैंने कि क्या क्या होते हैं, उन सब की परिभाषा क्या क्या है। तो उस वीडियो को जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसे देख लेने के बाद इस सवालों को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर कुल 6 प्रश्न है, मैंने 3 प्रश्न को लिखा है और इसके बाद फिर 3 प्रश्न को लिखूंगा। तो चलिए प्रश्न 1 के पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के, यहाँ पर खाली जगह है, में स्थित होता है और ऑप्शन भी आपको दिया गया है कि बहिर्भाग में स्थित होता है या अभ्यंतर में स्थित होता है, ये आपको भरना है। तो देखिए एक तल में अगर हम एक वृत्त बनाते हैं तो वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? एकदम ठीक बीच में होता है वृत्त के, यही तो केंद्र होता है वृत्त का। तो ये वृत्त के अंदर में ही तो है, बाहर में तो नहीं है। तो वृत्त के अंदर वाले भाग को ही तो हम लोग अभ्यंतर कहते हैं और वृत्त के बाहर वाले भाग को बहिर्भाग कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर में स्थित है, यानी कि अभ्यंतर में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे क्या चीज? अभ्यंतर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश यानी खाली जगह में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? बहिर्भाग में या अभ्यंतर में? अब इसको समझिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो वह बिंदु वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होगा कि बहिर्भाग में स्थित होगा, ये बताना है। तो इसको समझिए फिगर से। मान लीजिए कि ये एक वृत्त हो गया आपका और यहाँ पर मध्य में ये हो गया आपका केंद्र, वो हो गया आपका केंद्र। ठीक है, और हम जानते हैं कि केंद्र से वृत्त पर के किसी भी बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो वह तो कहलाता है वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो आपसे कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो मान लीजिए कि वह बिंदु कहाँ होगा? जब उसकी दूरी त्रिज्या से अधिक होगी तो वह बिंदु जरूर बाहर में कहीं होगा, तभी तो उसकी दूरी इस त्रिज्या से अधिक होगी। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हैं इस बिंदु P को, तो देखिए ये दूरी ज़्यादा हो गया, ये त्रिज्या से ज़्यादा है, इसीलिए तो ये बाहर में स्थित है। और अगर ये त्रिज्या के बराबर ही होगा तब तो वृत्त पर ही स्थित होगा, और अगर त्रिज्या से कम होगा तो अभ्यंतर में स्थित हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र O और ये हो गया त्रिज्या। तो अब अगर कोई बिंदु लेते हैं जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम हो का मतलब जो दूरी इतना है, लंबाई इतना है, उससे कम हो, तो वह जरूर अंदर में स्थित होगा, जैसे यहाँ पर स्थित होगा, तब तो इसका दूरी इससे कम हुआ। तो अगर दूरी उस बिंदु का त्रिज्या से अधिक होगा तो वह बाहर में स्थित होगा, और उसी बिंदु का दूरी जब त्रिज्या से कम हो जाएगा तो वह वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा था कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, यहाँ तक त्रिज्या हो गया और ये बाहर लिए तभी तो ये त्रिज्या से ज़्यादा हुआ, तो त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के कहाँ स्थित होगा? यह बिंदु बहिर्भाग में स्थित होगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोग लिख देंगे बहिर्भाग। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 पे चलते हैं। अब हम लोग वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? तो हम लोग परिभाषा में देखे थे कि एक वृत्त है और वृत्त के किसी भी 2 बिंदु को जब हम मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं तो वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे यहाँ पर ए बिंदु ले लिए और यहाँ पर बी,
और इस दोनों को मिला लेंगे तो यह जीवा कहलाती है। तो इस तरह से एक वृत्त में बहुत सारा अनगिनत अनंत जीवाएं खींच सकते हैं हम लोग, लेकिन वह जीवा जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है वह केंद्र से होकर के गुजरती है, और उस सबसे लंबी जीवा को हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। ये हम लोग सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो ये मान लीजिए केंद्र से होते हुए एक जीवा गुजरे, जैसे इसका नाम दे देते हैं कुछ भी PQ। तो ये जो PQ जीवा हुआ यह केंद्र से जा रहा है, और यह जीवा जो केंद्र से जाता है वो सबसे लंबी जीवा होती है, और इसी का नाम फिर व्यास कहलाता है। आप कहीं से भी खींचेंगे अगर केंद्र से, तो ये जो जीवा होता है कहीं से भी आप खींचेंगे ये सब आपस में बराबर होता है जो केंद्र से गुजरता है, और ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, और इसी को हम लोग व्यास भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। यहाँ पर क्या भर देंगे, व्यास। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 1 के चौथे प्रश्न को देखते हैं। एक चाप डैश यानी कि क्या होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो एक चाप क्या कहलाता है, जब उस चाप का जो सिरा होगा वह व्यास का सिरा हो जाता है। तो पहले आप समझिए कि चाप होता क्या है। देखिए, जैसे कि यह एक वृत्त है, तो इस वृत्त पर आप कहीं भी 2 बिंदु ले लीजिए, जैसे A ले लिए और यहाँ B ले लिए। तो ये जो टुकड़ा हुआ वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के भाग को, टुकड़े को हम लोग चाप कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम नाम यहाँ P दे दें और इधर Q दे दें, तो यहाँ पर 2 चाप आपको दिख रहा है। एक हो गया आपका APB और दूसरा चाप हो गया, आप कह सकते हैं A, यहाँ B है, यहाँ Q। यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 बिंदु अगर हम वृत्त पर लेते हैं A और B, तो इस तरह से आपको 2 चाप मिला, एक इधर से APB और दूसरा AQB। दिखा, ये चाप होता है। तो यही जो दोनों बिंदु आपको दिख रहा है इसी को सिरा भी कहते हैं। बिंदु का मतलब क्या, सिरा, जो अंतिम छोर होता है उसको सिरा भी कहते हैं हम लोग। तो ये जो चाप है इसका जो दोनों सिरा हुआ, जो दोनों बिंदु हुआ, यह अगर व्यास का सिरा हो जाए तब इस चाप को क्या कहेंगे, तब इस चाप को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो है वृत्त को 2 भागों में पूरा बराबर बराबर बांट देता है, और वो जो है चाप चाप न कहला के तब अर्धवृत्त कहलाता है। कैसे समझिए इसको फिगर से, जैसे यह वृत्त हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका केंद्र, समझिए। तो इस केंद्र से अगर हम व्यास खींचें, इस तरह से व्यास खींच दीजिए, मान लीजिए कि ये भी व्यास हो गया हमारा। तो अब जो चाप बना आपका यहाँ से यहाँ AB, ये जो है अब चाप न कहला के अर्धवृत्त कहला जाता है, क्योंकि ये जो है टुकड़ा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इधर से AB और इधर से भी अगर चलेंगे तो AB, ये बराबर बराबर 2 भाग हो गया। नाम के लिए यहाँ P अगर दे दें और यहाँ Q दे दें, तो APB जो आपका टुकड़ा हुआ, APB जो हुआ, यही कहलाएगा अब अर्धवृत्त। उसी तरह से AQ और B, ये भी टुकड़ा कहलाएगा अर्धवृत्त। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि एक चाप जो है वह अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे, इस चाप के सिरे एक व्यास के सिरे पर स्थित हो। तो ये चाप का सिरा हुआ AB और यही व्यास का भी सिरा हो गया, दोनों एक ही पर स्थित हो गया। तो इस केस में इस चाप को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग, अर्धवृत्त। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आइए प्रश्न 5 पे चलते हैं। तो प्रश्न 5 यह है कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। यानी कि जो वृत्तखंड होता है वह चाप तथा किस चीज के बीच का भाग होता है, किसके बीच का क्षेत्र होता है। तो यह हम लोग परिभाषा परिचय वाला जो वीडियो था उसमें देख चुके हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। आप लोग देखे होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ भी समझ लेते हैं कि वृत्तखंड होता क्या है। अगर किसी वृत्त में अगर हम एक जीवा खींच दें, ये हो गया मान लीजिए जीवा AB, तो ये जीवा AB और ये जो आपको चाप दिख रहा है, इधर कुछ नाम दे देते हैं APB। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है एक चाप तथा जीवा से घिरा हुआ, इसे ही हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। उसी तरह से ऊपर में भी कह सकते हैं, ये चाप हो गया और ये जीवा हो गया, तो ये वाला क्षेत्र हो गया आपका वृत्तखंड। तो इसका मतलब क्या समझे कि वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड एक चाप
तथा जीवा के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जीवा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग छठे प्रश्न पे चलते हैं। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है, यानी उसे कितने भागों में विभाजित करता है ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त किसी तल को 3 भागों में विभाजित करता है। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए यह एक तल हो गया, सतह हो गया प्लेन, और इसके अंदर अगर हम एक वृत्त बना देते हैं तो देखिए कि ये तल को कितने भागों में बांटा। तो वृत्त का अंदर वाला भाग, वृत्त को छोड़ करके जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम लोग अभ्यंतर कहते हैं, अंदर वाले भाग को। एक भाग तो ये हो गया। दूसरा जिस पर वृत्त खुद बना हुआ है, ये दूसरा भाग हो गया खुद वृत्त। और तीसरा भाग ये तल के बाहर वाला भाग, जिसको हम लोग कहते हैं बहिर्भाग। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि एक वृत्त जो है तल को 3 भागों में विभाजित करता है, अभ्यंतर, दूसरा खुद वृत्त और तीसरा बहिर्भाग। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि उसे 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो प्रश्न 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न 2 पर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। तो प्रश्न 2 में है कि लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कुछ कथन दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको लिखना है, बताना है कि वह सत्य है या असत्य है, और जो भी है फिर उसका कारण भी लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, क्या यह सत्य है या असत्य? तो यह बिल्कुल ही सत्य है। कैसे समझिए, जैसे कि यह एक वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से आप वृत्त पर के कोई भी बिंदु को मिलाइए, चाहे किसी भी दिशा में किसी भी बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो यह सब आपस में बराबर होती है, और इसे ही हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वही तो बात आपसे पूछा है कि केंद्र को, इस केंद्र को, जैसे ये O केंद्र है, तो इस केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो सही बात है, तो हम लोग लिख देंगे कि सत्य है, क्योंकि, कारण देंगे, क्योंकि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड आपस में बराबर होते हैं और इसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। बस ये हो गया आपका आंसर। तो आइए हम लोग प्रश्न 2 के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, यह कथन सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। तो यहाँ परिमित का मतलब क्या होता है? तो परिमित का मतलब होता है, समझिए, निश्चित, यानी कि जिसको गिना जा सके। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कह सकें कि इतना संख्या में 10, 20, 100, 50, यानी जिसकी गिनती किया जा सके। और अपरिमित शब्द का मतलब होता है अनंत, अनेक। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की, यानी कि लंबाई जिसकी बराबर हो, तो समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित का मतलब निश्चित, यानी कि 100, 200, 500, 1000, 10,000, क्या गिन सकते हैं उतना ही जीवा होता है, या अनंत होती है, ये आपको समझना है। तो देखिए एक वृत्त में हम लोग अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, अनंत, क्योंकि वृत्त पर बिंदुएं अनंत होती है। वृत्त पर का कोई भी बिंदु निश्चित नहीं होता कि कितना है, हम गिन नहीं सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि इस वृत्त में हम गिन लेंगे कि बिंदु कितना है, तो ये मुश्किल है, क्योंकि यही सिर्फ वृत्त नहीं है ना, फिर इससे भी तो बड़ा वृत्त हो सकता है। तो आप जितना चाहें अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा आसमान, धरती, इतना बड़ा वृत्त हो सकता है। तो कभी गिन पाएंगे कि उस वृत्त पर कितने बिंदु हैं? नहीं गिन सकते हैं, अनंत बिंदुएं होती है। और जब अनंत बिंदु होगा वृत्त पर, तो हम ऐसा 2 बिंदु ले सकते हैं, क्या बराबर दूरी हो जिसके बीच में, ले सकते हैं। बहुत सारा हमें जोड़ा मिल जाएगा, युग मिल जाएगा बिंदुओं का। जैसे AB हो गया 5 सेंटीमीटर, तो हम A से फिर C भी ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, फिर C से D भी ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं P से, और इधर ले सकते हैं Q 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जब बिंदुएं अनंत हैं तो हमें बिंदुओं का ऐसा बहुत सारा युग्म मिल सकता है जिसके बीच में दूरी समान हो।
और वृत्त पर के किसी भी दो बिंदु को मिलाते हैं तो वही तो जीवा होता है। इसीलिए यहाँ पर जो इस सवाल में कह रहा है कि समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, वह गलत है। अपरिमित जीवाएं होती है, हम लोग ये कह सकते हैं, यानी कि अनंत जीवाएं होती है समान लंबाई की। तो उसके लिए आंसर में हम लोग ये लिख देंगे कि असत्य है, क्योंकि एक वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती है, तो ऐसे अपरिमित बिंदुओं के युग्म मिल जाएंगे जिनके बीच की दूरी समान हो। ऐसा युग्म कितना मिल सकता है हमको, जोड़ा बिंदुओं का जिसके बीच की दूरी समान हो? बहुत सारा मिल सकता है, अपरिमित मिल सकता है। ठीक है, तो अतः ऐसे किसी भी दो बिंदुओं को लेकर अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए प्रश्न 3 देखते हैं हम लोग। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो पहले चाप समझिए क्या होता है। जैसे कोई भी वृत्त है तो वृत्त पर का कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, जैसे एक बिंदु ए यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ बी ले लिए। तो वृत्त पर आप कहीं भी दो बिंदु लेते हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच के भाग को ही हम लोग वृत्त का चाप कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ जो टुकड़ा हुआ वृत्त का भाग जो हुआ ए बी, ये वृत्त का चाप हो गया। और इधर से भी अगर चल रहे हैं तो ये भी इधर से वृत्त का चाप ही हुआ। नाम दे देते हैं इधर P और इधर Q। तो देखिए एक चाप हो गया आपका यहाँ से यहाँ APB और दूसरा चाप हो गया AQB, दो चाप हो गया। तो जो छोटा वाला चाप होता है जैसे A, P और B, ये जो चाप हुआ इसको हम लोग लघु चाप कहते हैं क्योंकि छोटा चाप है। और ये जो बड़ा वाला टुकड़ा हुआ इधर से AQB, इसको हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं क्योंकि यह बड़ा है। लेकिन यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि एक वृत्त को 3 बराबर चाप में बांट दिया जाए। तो कोई वृत्त है तो उसको 3 बराबर बराबर भाग में बांट दिया जाए। जैसे बिंदु ए यहाँ ले लेते हैं, बिंदु बी यहाँ ले लेते हैं और बिंदु सी यहाँ ले लेते हैं। तो 3 टुकड़ा में बट गया ना, एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ AC, दूसरा टुकड़ा यहाँ से यहाँ AB और तीसरा टुकड़ा यहाँ से यहाँ BC। 3 बराबर टुकड़ा कह रहा है, तो 3 बराबर टुकड़ा में अगर हम बांट दिए तो किसी को हम लोग दीर्घ चाप नहीं कह सकते हैं। जैसे एक टुकड़ा आपका यहाँ से यहाँ ऐसे निकला, AC निकला, दूसरा टुकड़ा यहाँ से यहाँ ऐसे निकला AB और तीसरा टुकड़ा ऐसे निकला यहाँ से यहाँ BC। ठीक है, तो तीनों टुकड़ा तो आपस में बराबर हो गया जब 3 बराबर भाग में बांटे हैं। तो इस केस में हम किसी को भी लघु चाप या दीर्घ चाप नहीं कह सकते हैं। लघु चाप या दीर्घ चाप तब कहते जब टुकड़ा जो है छोटा या बड़ा होता है, छोटे वाले को लघु चाप और बड़े वाले को दीर्घ चाप। और जब बराबर भाग में बांट दिए तो यहाँ पर तो बराबर चाप हो गया, तो लघु और दीर्घ चाप का तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि यह कथन असत्य है, क्योंकि तीनों चाप लंबाई में बराबर होंगी तो ये बराबर चाप कहलाएगी, ना कि दीर्घ चाप ना ही लघु चाप। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 4 को देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को ही वृत्त का व्यास कहते हैं और वह जीवा यानी कि व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। यह सब सीख चुके हैं हम लोग। इसका आंसर लिख देंगे कि सत्य है, क्योंकि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है जो त्रिज्या से 2 गुनी होती है। फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे ये वृत्त हो गया, मान लीजिए वो केंद्र हो गया, तो केंद्र से होकर के अगर हम कोई जीवा खींचते हैं, जैसे यहाँ से केंद्र से होकर के जीवा खींच दिए AB, तो ये जो जीवा होती है जो केंद्र से होकर के जाती है, इसे ही हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं और यह त्रिज्या की 2 गुनी हो जाती है। तो यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जो त्रिज्यखंड होता है
क्या वह जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है? तो यह कथन बिल्कुल ही गलत है, असत्य है। क्यों? क्योंकि त्रिज्यखंड जो होता है वह दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, जबकि जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो ये अंतर है, यहाँ पर उल्टा बात दे दिया गया है, गलत बात दे दिया है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे ये वृत्त हो गया, तो वृत्त में अगर हम दो त्रिज्या ले लेते हैं इस तरह से, ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, और यहाँ नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु का बी। तो दो त्रिज्या और ये जो चाप हुआ ए बी, इससे घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? त्रिज्यखंड। और जबकि एक वृत्त में एक अगर हम जीवा ले लेते हैं ए बी, और ये जो चाप हो गया ए बी, तो जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को, इसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। तो ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर आपसे उल्टा बात कर दिया है कि त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो जबकि जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो ये गलत बात हुआ, तो हम लोग लिख देंगे असत्य है, क्योंकि त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, त्रिज्यखंड ये होता है। तो इस तरह से ये भी आंसर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न 6 यह है कि वृत्त एक समतल आकृति है, यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। तो यह कथन बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि वृत्त क्या है? वृत्त जो है एक तल पर, एक सतह पर ही तो बिंदुओं का समूह होता है। जैसे यह तल हो गया, सतह हो गया, तो इस पर ही तो बिंदुओं का जब हम समूह लेते हैं, तो इसी बिंदुओं के समूह को ही तो हम लोग वृत्त कहते हैं। तो इसीलिए जब एक तल पर बिंदुओं का समूह लेते हैं तो यह कैसा आकृति कहलाएगा? समतल आकृति कहलाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऊंचाई तो नहीं है। जैसे समतल आकृति आपका क्या नहीं कहलाएगा? तो जितना भी 3 डायमेंशनल जो आकृति है वो सब समतल नहीं कहलाएगा। जैसे कि आपका गोला हो गया, यानी कि फुटबॉल हो गया, टेनिस का बॉल हो गया, वह सब समतल आकृति नहीं कहलाएगा। जैसे कि शंकु हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, यह सब समतल आकृति नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। लेकिन जब एक तल पर, एक सतह पर, एक प्लेन पर बनने वाला जितना भी आकृति होगा, सबको हम लोग समतल आकृति कहते हैं। तो वृत्त क्या है? एक तल पर बनने वाला आकृति है, तो यह समतल आकृति हो गया। आपका वर्ग जो है वह समतल आकृति हो जाएगा, आयत जो है समतल आकृति हो जाएगा। तो ऐसा सब चीज़ जो है, त्रिभुज जो है, यह सब समतल आकृति कहलाता है, जो एक तल पर, एक सतह पर बनता है। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे सत्य है, क्योंकि वृत्त एक तल में बिंदुओं का समूह होता है, एक तल में। तो जब कोई एक तल में बिंदुओं का समूह है तो वह समतल आकृति ही कहलाता है। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।